हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि पल्मोनरी जो वर्ड है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एम्बोलिज्म जो वर्ड है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी क्लोट डेवलप होता है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है उस कंडीशन को हम एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, और जो ब्लड क्लोट है उसको एम्बोलाई कहा जाता है। ठीक है? तो ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, जो हमारे लंग्स के अंदर डेवलप हुआ है, तो इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे कि हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, देन उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, देन उसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म जब भी बॉडी के अंदर डेवलप होता है तो क्या पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, देन उसके बाद में इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे और उन साइन एंड सिम्टम्स को हम किस तरीके से डायग्नोस करके ट्रीट करेंगे। ठीक है, उनका एक मैनेजमेंट क्या रहेगा। ठीक है ना, तो आज ये लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि डेफिनेशन में मेंशन है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक प्रकार का ब्लॉकेज है जो कि पल्मोनरी आर्टरी में होता है और जो ब्लड फ्लो है पल्मोनरी आर्टरी का वो आपके प्रिवेंट कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को हम यूजुअली एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलरली एम्बोलिज्म डेवलप होता है तो ये हो सकता है कि जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड फ्लो फ्रॉम द जो आपके अदर ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लेग्स हो, आर्म्स हो या कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई क्लॉट है, वो मूव करता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में यदि आके स्टक हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम यूजुअली पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है, इसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है। ये जो रेडिश कलर के ये ब्लड क्लोट्स हैं, ठीक है, और ये जो ब्लड क्लोट्स है ये आपके फिमोरल जो वेन है ये उससे होता हुआ, इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ आपके पल्मोनरी जो वास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर डेवलप हो गया, उसके अंदर मूव हो गया। ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो आपके पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी का जो ब्लड सर्कुलेशन वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है और ये कंडीशन डेवलप होती है। तो फ्रेंड्स, यदि हम सीधे शब्दों में अगर समझें तो इस बात को कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म यूजुअली हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी वास्कुलर सिस्टम है हमारा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड क्लोट जो होता है वो अगर डेवलप हो जाए या अदर जो ब्लड वेसल्स है अगर वहां पर आके मूव करता हुआ वहां पर आके अगर स्टक हो जाता है और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स में या इटियोलॉजी, तो रिस्क फैक्टर्स में या इटियोलॉजी के अंदर हमने ये देखा है कि एब्डोमिनल या ऑर्थोपेडिक जो सर्जरीज होती है जिसमें कि आपके स्पेशली हिप या नी सर्जरीज होती है, उन पेशेंट्स में ये बहुत ज्यादा प्रोन होता है। देन जो लोग ट्रॉमा या बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, तो उन लोगों में भी ये देखा गया है। देन जो लोग लंबे समय तक बेड रेस्ट करते हैं, जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स हो गए, आपके कोमा के पेशेंट्स हो गए, आपके पैरालाइज के पेशेंट्स हो गए, ठीक है, वो लोग हैं, या जो लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों में भी ये देखने को मिलता है। जो लोग कैंसर की ट्रीटमेंट लेते हैं उन लोगों में भी ये चीज हो सकती है। देन कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिन लोगों को है, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है या जिसको हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट फेलियर हुआ है या स्ट्रोक हुआ है, तो उन लोगों में भी देखा गया है। देन प्रेगनेंसी में भी देखा गया है। देन आपके जो फर्स्ट 6 वीक आफ्टर द गिविंग बर्थ, ऐसे ही आपके जो तकरीबन 1.5 महीने बाद में जो डिलीवरी के 1.5 महीने दरमियान में भी जो लोग बेड रेस्ट करते हैं उन लोगों में भी ये देखा गया, उन फीमेल्स में भी। देन जो आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं या जो हार्मोन्स लेते हैं, यूजुअली सिम्टम्स द मेनोपॉज। मेनोपॉज मींस होता है टोटल सीजेशन ऑफ द मेंसेस। ठीक है, तो उन लोगों में भी ये देखने को मिला है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्लड क्लोट है, मींस किसी भी फैमिली के अंदर ऑलरेडी ब्लड क्लोट्स के अगर कोई पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, और वो आपके आगे मूव करता है तो उन कंडीशंस में भी ये प्रोन होता है। देन इन्फ्लामेटरी बाउल एंड डिजीज या स्मोकिंग जो लोग ज्यादा करते हैं या ओबेस जो ज्यादा होते हैं उन लोगों में भी आपके ये देखा गया। देन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें भी आपके ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर्स है, ठीक है ना, वो अगर इम्बैलेंस्ड हो जाता है और ये यूजुअली फर्स्ट जनरेशन या टू नेक्स्ट जनरेशन में अगर लीड करता है तो इसको हम इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं, तो उन लोगों में भी ये प्रोन होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जैसे कि SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथ्मेटस जिसको हम कहते हैं, उन लोगों में भी बहुत ज्यादा प्रोन होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें यूजुअली पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, यदि फ्रेंड्स हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, उसमें जो आपके लोअर लॉब्स है और इसमें भी जो बायलैटरल्स है, मींस दोनों प्रकार के जो लंग्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और ये अफेक्टेड जो पार्ट होता है वो अपर लॉब के कंपैरिजन में लोअर लॉब आपको देखने को ज्यादा मिलेगा।
ठीक है। और इसमें भी स्पेशली आपके जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर लार्ज एम्बुलाई डेवलप होती है या लार्ज एम्बुलाई स्टिक होती है, जबकि जो आपके पेरिफेरल आर्टरीज जो हैं, ठीक है, लंग्स की जो पेरिफेरल आर्टरीज है वहां पर आपके स्मॉलर एम्बुलाइज होती है क्योंकि उसका डायमीटर स्मॉल होता है, ठीक है। देन यदि हम बात करें पेरिफेरल पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, तो ये लीड करता है आपके पल्मोनरी इंफेक्शन को, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंट्रा एल्वुलर हेमरेज भी हो जाए, ठीक है। तो ये इंसिडेंसेस है आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। देन यदि बात करें हम इसके ऑब्स्ट्रक्शन की, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो अगर फ्लो अगर कंटिन्यूसली नहीं हो रहा तो उसकी वजह से जो डेड स्पेस है, ठीक है ना, वो क्रिएट हो जाएगा। देन जो आपके पल्मोनरी का जो वेंटिलेशन परफ्यूजन है, ठीक है ना, जो कि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके आर्टरीज के अंदर पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। साइमल्टेनियसली इसके साथ में ही आपके ह्यूमरल जो मीडिएटर्स हैं जैसे कि सीरोटोनिन है या थ्रोम्बोक्सिन है, जो आपके ये भी रिलीज होते हैं, जो कि एक्टिवेट करते हैं प्लेटलेट्स को, और इसकी वजह से आपके वैसोकंस्ट्रिक्शंस डेवलप हो जाता है आप द अनअफेक्टेड जो एरिया ऑफ द लंग्स है उसमें भी। देन ये लीड करता है आपके पल्मोनरी आर्टरी के जो सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है, उसको वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपके राइट वेंट्रिकुलर आफ्टर लोड है वो भी इंक्रीज होगा, और ये लीड करेगा राइट वेंट्रिकुलर फेलियर को, ठीक है ना। तो ये जो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है ये में भी आपके प्रोग्रेस होता होता इंपेयरमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग में भी डेवलप, ठीक है। और रैपिडली ये चीज लीड करेगी माइकोडियल इस्चीमिया को। मींस फ्रेंड्स देखिए, अब ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से मूव होता होता कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये आपको अफेक्ट कर रहा है और माइकोडियल इस्चीमिया डेवलप हो रहा है, जिसमें भी आपके कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो इनएडिक्वेट, अगर उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा तो उन कंडीशंस में आपके हाइपोटेंशन हो जाएगा, सिनकॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशंस हो जाएंगे, सडन डेथ भी हो सकती है अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स कहने का मीन्स, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी को सिंपली समझें तो जो भी ब्लड क्लॉट हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी ब्लड वेसल से अगर मूव होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी या पेरिफेरल जो आपके आर्टरीज हैं लंग्स की, अगर वहां पर ब्लड क्लॉट स्टक हो जाता है और जिसकी वजह से आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और ब्लड फ्लो अगर कंटिन्यूसली नहीं हो पा रहा, तो उन कंडीशंस में जो आपका वेंटिलेशन है, ठीक है ना, मींस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सैचुरेशन है वो मिसमैच हो जाएगा, उसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर दोनों ही सिम्टम्स अपीयर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यदि हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, मींस डिस्निया होगा और वो भी सडन होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो एकदम से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। देन शार्प चेस्ट पेन होगा जो कि आपके एग्रीवेटेड बाय द कफिंग हो सकता है, मूवमेंट के द्वारा हो सकता है। देन बैक में पेन होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, मींस आपके जो एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, बॉडी की जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन आपके कफ विद और विदाउट ब्लड स्पुटम हो सकता है, जो आपके पल्स है या ब्रीथिंग पैटर्न है वो आपके रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। देन आपके लिप्स है और नालबेट्स है वो ब्लूइश हो जाएंगे, लाइट हेडनेस हो सकता है। देन आपके यदि जो रिसेंटली आपके लेग्स या आर्म्स में किसी प्रकार का कोई क्लॉट अगर डेवलप हुआ है ब्लड वेसल्स में, तो उन कंडीशंस में आपके जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है, अफेक्टेड एरिया है, चाहे वो लेग हो चाहे आर्म हो, ठीक है, उसमें स्वेलिंग हो सकती है, उसमें टेंडरनेस हो सकता है, जो इंक्रीज्ड वार्मनेस हो सकती है, सॉलोइंग हो जाएगा, आपके वो पर्टिकुलरली एरिया जो है वो पेनफुल हो जाएगा। देन रेडनेस हो सकता है या डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो जाएगा। देन एनलार्जमेंट हो जाएगा, पर्टिकुलरली आपके जो सुपरफिशियल वेन्स है जहां पर भी आपके थ्रोम्बस या क्लॉट डेवलप हुआ है, ठीक है ना। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन या डायग्नोस्टिक असेसमेंट की कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, तो फ्रेंड्स इसके साथ हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, और एग्जैक्टली यदि हमें सटीक अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राम करेंगे या और पल्मोनरी एंजियोग्राफी करेंगे, ठीक है। तो हम ये एग्जैक्टली सिचुएशन कंफर्म कर सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड क्लॉट है उसकी क्या सिचुएशन है और कितना परसेंटेज आपके ब्लॉकेज है। देन इको कर सकते हैं जिसे हम इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। देन वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग स्कैनिंग कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं जो भी अफेक्टेड एरिया है, ठीक है। देन ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट में आपके स्पेशली डी डाइमर टेस्ट है जो कि आपके ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो डिसऑर्डर है या नहीं है, या ट्रोपोनिन टेस्ट है या बीएनपी जो आपके प्रोटीन जो होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, उसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी उसकी वैल्यूज अगर फ्लक्चुएट करती है या नॉर्मल से अगर अबव या कम होती है, तो उन कंडीशंस में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपके ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं
ठीक है ना, वो अगर आपके प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है। देन एबीजी कर सकते हैं। एबीजी मींस आर्टेरियल ब्लड गैसेस, कि अगर हमें ये देखना है कि जो हमारे आर्टरी के जो ब्लड के जो गैसेस हैं, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्चुअल में क्या स्थिति है, यदि जरूरत पड़े तो हमें उस ऑक्सीजन थेरेपी देनी होगी। एंड फ्रेंड्स, यदि हम बात करें मैनेजमेंट की, तो इसमें दोनों प्रकार से मेडिकल मैनेजमेंट भी किया जाएगा और सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जाएगा। ये डिपेंड करता है पेशेंट के किस लेवल पर आपके एम्बोलिज्म हुआ है। ठीक है, तो यदि हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो इसमें एंटीकोगुलेंट थेरेपी देनी होती है। चूंकि हमें पता है कि क्लॉट डेवलप हुआ है, तो क्लॉट डेवलप के लिए हमें एंटीकोगुलेंट थेरेपी देते हैं। एंटीकोगुलेंट थेरेपी में आपके नॉन वीके दे सकते हैं, और एंटीकोगुलेंट्स में, ठीक है, वीके मीन्स होता है विटामिन के एंटागोनिस्ट, ठीक है, जिसमें आपके हिपेरिन भी दे सकते हैं, विटामिन के एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं, या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जिसमें आपके स्पेशली स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, जिसको कि हम फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है, वो आपके एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मिनोजेंस को, जो कि टू फॉर्म ऑफ द प्लाज्मिन, जो आपके फाइब्रिन बना है, जो क्लॉट बना है, उसको स्मॉल पीसेस कर देगा, छोटे छोटे आपके ब्रेक डाउन कर देगा उस क्लॉट को, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है। ठीक है, तो ये थेरेपी हम दे सकते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। देन ऑक्सीजन की यदि डिमांड होती है तो ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यदि हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट जो मैनेजमेंट है वो हम विना केवा फिल्टर लगा सकते हैं। विना केवा फिल्टर एक्चुअल में ये होता है कि जो इंफीरियर विना केवा होती है, ठीक है, उसके अंदर जो भी क्लॉट दूसरी ब्लड वेसल से जाके और पल्मोनरी आर्टरी में अगर आता है, तो उन कंडीशंस में हम देखिए फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो आपके इसमें देखिएगा, ये ब्लड क्लॉट जो है ये आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर जा रहा है, और पल्मोनरी जो वेसल्स है उसमें अगर ब्लॉकेज कर रहा है, तो उन कंडीशंस में ये ब्लड क्लॉट आगे मूव ना करे, तो इसके लिए हमने एक फिल्टर लगा दिया है। ये जो फिल्टर है ये आपके ब्लड क्लॉट को वहीं पर रोक देगा। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलरली उन लोगों में दिया जाता है जिनको हम ब्लड थिनर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ताकि ये ब्लड क्लॉट को वहीं पर रोक दे। ठीक है ना, तो फर्स्ट मैनेजमेंट ये हो गया आपका सर्जिकली। देन सेकंड मैनेजमेंट की यदि हम बात करें, तो कैथेटर लगा सकते हैं, कैथेटर असिस्टेड थ्रोम्बस दे सकते हैं, जिसमें कि पैरेलली हमें थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशंस भी देने होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये एक कैथेटर है, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये जो क्लॉट हुआ है रेडिश कलर का, ये इसके अंदर हमने कैथेटर इंसर्ट किया है और पैरेलली थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशंस दिए हैं, जो कि आपके क्लॉट को ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपके सर्जिकल मैनेजमेंट हुआ। ठीक है ना, और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।